Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमारे यूपीएससी के अंदर एक टॉपिक आता है, एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ आपने इंडिया के बारे में हमेशा ये बात सुनी होगी कि इंडिया के अंदर वी कैन सी देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये फ्रेज बहुत बार यूज किया जाता है इंडिया के लिए, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पर उस पे चलने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इंडिया में कितनी तरीके की आप डाइवर्सिटी देख पाते हो। जब किसी को भी मैं माइनॉरिटी का एग्जांपल देता हूं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि अच्छा हाँ, धर्म के आधार पर बात हो रही, तो उसके अलावा भी तो माइनॉरिटी हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की माइनॉरिटीज हो सकती हैं। वैसे ही जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी के एक या दो पहलू नहीं है बल्कि मल्टीपल उसके एस्पेक्ट्स। हमें हर एक एस्पेक्ट को क्लियरली समझना पड़ेगा, इन डेप्थ समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर, इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम जानेंगे डाइवर्स फीचर्स, कि हमारे यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके के फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो फर्स्ट इज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जब हम जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं इंडिया के अंदर तो आप ये चीज़ देख पाएंगे कि एक तरफ है डेजर्ट, ठीक, दूसरी तरफ है गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, तीसरी तरफ सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। एक चीज़ हमेशा ध्यान रख के चलिएगा कि जो ज्योग्राफी है वो कल्चर को बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित करती है। हम क्यों इस तरीके के कपड़े पहनते हैं ये हमारी ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी पड़ रही होती तो क्या हम इस तरीके के कपड़े पहन के घूम रहे होते? जी नहीं। हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि खाना भी एक कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। आप इसी चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जब हम गर्मी में खाना खा रहे होते हैं तो हमारा खाने का तरीका अलग होता है। मेजॉरिटी क्या करते हैं, गर्मी के अंदर जौ की रोटी खाते हैं, और बाजरे की जो रोटी होती है वो कब खाई जाती है? वो सर्दियों के अंदर खाई जाती है। सो आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ की ज्योग्राफी है वो बहुत ही गहरे तरीके से कल्चर को प्रभावित कर रही है। सो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो फूड हैबिट्स है वैसी फूड हैबिट्स हम राजस्थान के अंदर नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका रहने का ढंग अलग अलग है, और ये किस वजह से है? क्योंकि ये इंडिया की ऐसी ज्योग्राफी है। इंडिया की ज्योग्राफी में इतनी डाइवर्सिटी है कि दुनिया में आप जितने तरीके के क्लाइमेट देख पाते हो, जितने तरीके के फिनोमिना देख पाते हो, मोस्टली आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो क्या ये अपने आप में डाइवर्स नहीं कर देता चीज़ों को? और इसी चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि अलग अलग ज्योग्राफी में रहने वाले लोग भी अलग अलग होंगे। जैसे कि हम मान के चलें, राजस्थान के लोग अगर देखने जाओ तो वो नॉर्थ ईस्ट के लोग से अलग होंगे। अगर आप बात करें कश्मीर के लोगों की तो वो कन्याकुमारी के लोगों से अलग होंगे। कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पे ठंडी ज़्यादा है, कहीं पे लू चल रही है, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा है। सो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारे कल्चर को प्रभावित करती हैं, हमारे रहने के ढंग को प्रभावित करती हैं। तो पहला एस्पेक्ट कौन सा देखा हमने? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। अब दूसरे की बात करते हैं तो रिलीजियस डाइवर्सिटी। मैं ये चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि विश्व भर में जितने भी धर्म हैं उससे 2-4 ज़्यादा ही आपको इंडिया में मिल जाएंगे। अब आप सोच में पड़ गए होंगे 2-4 ज़्यादा क्यों मिलेंगे, क्योंकि यूजुअली जितने पूरे विश्व भर में उतने ही मिलने चाहिए, बट हमारे यहाँ पे ट्राइबल रिलीजन्स भी हैं। और एक चीज़ ध्यान रख के चलिए, अभी भी ट्राइबल रिलीजन्स के ऊपर रिसर्च चल रही है कि आखिरकार इनके रहने का ढंग कैसा है, ये कौन से भगवान को पूजते हैं, इनके क्या क्या एस्पेक्ट हैं। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है कि इंडिया के अंदर हर एक तरीके के धर्म आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो लैंग्वेज के आधार पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए और बहुत सारी चीज़ें, मूवमेंट्स भी चली। जैसे अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा था कि हम लैंग्वेज के आधार पर वापस से क्या करेंगे, रीशेड्यूल करेंगे इंडिया का स्ट्रक्चर, जो स्टेट्स हैं उस बेसिस पे फॉर्म किए जाएंगे। और इसी के लिए पहली कमेटी कौन सी बनी? एस.के. धार कमीशन। उसने कहा कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पे नहीं होगा। फिर उसके बाद बनी जेवीपी कमेटी, उसने भी कहा लैंग्वेज के आधार पे नहीं होगा। बट प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया, मूवमेंट इतना आगे चला गया कि अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ा? बाय फजल अली कमीशन एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा। भारत में इतनी भाषाएं, मान के चलिए आप किसी को भी एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दे सकते। अगर हम बात करें हिंदी, सो हिंदी की जब बात की जाए तो ये मेजॉरिटी जो है वो हिंदी बोलते हैं। उसके अलावा आपके पास है बंगाली, ओरिया, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ठीक है, पंजाबी,
और इस चीज का ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ 22 रिकॉग्नाइज करी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 रिकॉग्नाइज करी है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 22 ही लैंग्वेज है। अगर बात करें 2011 के सेंसस की तो लगभग 122 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, और 122 भी बहुत कम है, क्योंकि अगर इसमें डायलेक्ट्स मिला दिए जाएं, आप ये चीज देखिए चलिए कि जैसे गुजरात की बात कर ले तो गुजरात के अंदर अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। काठियावाड़ी डायलेक्ट अलग हो गया, सूरती डायलेक्ट अलग अलग हो गया। अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएं हिम्मतनगर तो वहां अलग तरीके से गुजराती बोली जाती है। कच्छ के अंदर तो अलग ही लैंग्वेज बोली जाती है जो गुजराती से बहुत कम सिमिलर देखने के लिए मिलेगी आपको। सो ये चीजें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इतने तरीके की लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पे, और ये लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी का, क्योंकि लैंग्वेज के आधार पे इंसान कनेक्ट करता है। जब आप किसी विदेश में हो, किसी दूसरी कंट्री में हो, और कोई हिंदी में बोलता हुआ आपको मिल जाए या आपकी लैंग्वेज में बोलता हुआ आपको मिल जाए तो कनेक्शन जल्दी होगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी इंडिया में आप बहुत तरीके की देख पाओगे। फिर आती है कल्चरल डाइवर्सिटी। अब कल्चर की बात करें तो कल्चर अपने आप में बहुत ज्यादा अलग चीज हो गई। कल्चर का आपको एक एग्जांपल लेके कहूं तो अगर क्षत्रिय की बात करें तो जो राजस्थान के क्षत्रिय का जो कल्चर है वो वहां की सब कास्ट और बाकी जो कास्ट है उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा, बट इस चीज की पूरी शक्यता है कि जो बंगाल का क्षत्रिय है और राजस्थान का जो क्षत्रिय है दोनों के अंदर कल्चरल बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। अगर हिंदुइज्म की ही बात कर ले तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी तो है हिंदूज, राइट, और गुजरात के अंदर भी हिंदूज हैं, बट उनके कल्चर में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेंगे। कल्चर के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ गए, आपका पहनना, आप किस तरीके से पहन रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप किन के साथ उठ बैठ रहे हो, आपके त्यौहार कौन से हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है कल्चरल एस्पेक्ट में आ जाती हैं। तो आप देख पाएंगे कि गुजरात के अंदर आपको एक कल्चरल चीज अलग दिखेगी कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट। तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। फिर आती है कास्ट डाइवर्सिटी। अब इंडिया के अंदर ये नोवल फीचर है। जो कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है, और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि इसने बाकी रिलीजियंस को भी इन्फेक्ट कर दिया। कास्ट सिस्टम की बात की जाए तो कास्ट सिस्टम ने ऐसे धर्मों के अंदर भी जो कह सकते हो आप इंटरवेंशन डालना चालू कर दिया जो अपने आप को बताते हैं कि हम किसी भी तरीके से डिवीजन नहीं मानते। डिवीजन में हमारे यहाँ पे कोई भी तरीके का डिवीजन नहीं है सोसाइटी के अंदर, बट वहां भी हम कुछ कुछ हद तक देख पा रहे हैं अनऑफिशियल। दूसरी चीज देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यह डायग्राम आपके सामने दिख रहा है या ये जो ग्राफिक्स आपके सामने दिख रही है ये पुराने समय की है कि पहले के समय पे ऐसा हुआ करता था, बट आज के समय पे ये ऑक्यूपेशन में कास्ट बैरियर टूट चुके हैं। हो सकता है कि आपको ब्राह्मण भी ट्रेड करता हुआ मिले, ठीक है, क्षत्रिय भी अलग अलग काम करता हुआ मिले, ठीक है, वैश्य भी अलग काम करता हुआ मिले, और शूद्र हो सकता है कि कोई बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, पॉसिबिलिटीज हैं। बट उसके अलावा भी जो कास्ट मोबिलिटी है वो नहीं टूट पाई। बैरियर्स थोड़े बहुत टूटे हैं, बट अभी भी ये जो सिस्टम है ये बर्थ बेस्ड ही है। अगर आप इस वर्ण के अंदर जन्मे हैं तो वो वर्ण आप बदल नहीं सकते, आप चाहे कितना भी ऊपर उठ जाए। तो ये क्या अपने यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है, ये एक एस्पेक्ट नहीं है जो लोगों को दूसरे लोगों से अलग करती है। डाइवर्सिटी मतलब क्या कि मैं अलग हूं वो अलग है। सो ये डाइवर्सिटी इन सारे बेसिस के ऊपर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। भले ये सिस्टम अभी ऑक्यूपेशन बेस्ड ना रहा हो, पर ये बर्थ बेस हो चुका है, तो मोबिलिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। रेशियल डाइवर्सिटी की बात करें तो ऊपर की तरफ देख सकते हो आप, नॉर्थ की तरफ आर्यन रेस ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल है। अगर आप बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो मंगोलॉइड ये रेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, और अगर हम नीचे की तरफ चले जाएं तो द्रविडियन रेस आपको देखने के लिए मिलेगी, और इनकी भी बाकी सब टाइप आपके सामने है। तो इतनी तरीके की रेसेस जब इंडिया के अंदर हैं, सो बट ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आप देख पाओगे, राइट। सो हमने डाइवर्सिटी के आधार पे इस चीज को तो समझ लिया कि इंडिया के अंदर कितनी तरीके की डाइवर्सिटी है। मन में एक विचार आ रहा होगा तो सर इतनी डाइवर्सिटी फिर यूनिटी कैसे? यूनिटी के पीछे भी कोई कारण होगा, कोई ना कोई तथ्य रहे होंगे यूनिटी के पीछे भी, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी समझा है कि हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग डाइवर्सिटीज क्या हो सकती हैं या ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं जो हमें अलग करती हैं, बट अब हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें यूनिटी की तरफ लेके जाती हैं। जो एक फ्रेज यूज किया जाता है इंडिया के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले डिस्टिंक्ट एंड फिक्स्ड नेचुरल बाउंड्रीज। इंडिया की नेचुरल बाउंड्रीज की बात करें तो ऊपर हिमालयाज है, नीचे पेनिनसुला है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक फिक्स्ड बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री है। तो जब नेचुरल बाउंड्री होगी तो आपका जो इंटरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ ही होगा, बाहर कम होगा। अब यहां से आप चाइना की तरफ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे ना पहले भी, और आज के समय पे भी। सो आपका इंटरेक्शन कहां होगा? अंदर की तरफ होगा, कंट्री साइड होगा। सो इस वजह से होगा क्या कि जो आपका कल्चर है वो होमोजीनियस बनने लगेगा। होमोजीनियस इन द सेंस सैलेड बाउल टाइप, कि हर एक आप धर्म को क्या करने लगोगे? रिस्पेक्ट करने लगोगे, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो आप,
राइट। सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, हमारे यहाँ पे संविधान सबसे इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर बढ़कर कुछ भी नहीं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या दिया, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी यहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश कर दी, दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 कहता है आपका किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक अपॉर्चुनिटीज में आपको समान अधिकार मिलेगा, और आर्टिकल 17 कहता है कि कोई भी तरीके से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। तो आप ये चीज देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे कि अब एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी बनी है जो कि है सिटीजन्स की, जो कि है इंडियंस की, राइट। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मूव फ्रीली। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 के अंदर दी गई फ्रीडम्स के अंदर, सो वहां पे मुझे ट्रेड करने का अधिकार है, ठीक। अब आप ये चीज देखिए कि अगर मैं किसी को दूर से देख रहा हूं कि वो ऐसा है, तो मैं मेरे जजमेंट्स लगाऊंगा, मैं मेरे अजम्पशंस करूंगा कि वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। पर अगर मैं उसकी टेरिटरी में जाके उससे ट्रेड कर रहा हूं, उसके साथ बात कर रहा हूं, तो जो मेरे मन में प्रीजुडाइसेस हैं, जो मेरे मन में विचार हैं कि यार वो इंसान गलत हो सकता है, वो दूर हो जाएंगे, और उसके मन में जो मेरे प्रति विचार हैं वो दूर हो जाएंगे। सो दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे। देखो, व्यापार के अंदर किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की जगह ही नहीं। जब आप व्यापार करोगे, जब एक दूसरे के साथ बैठोगे, तो बेसिक सी चीज है कि वहां पे सहयोग होगा, राइट। नेक्स्ट इज रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। जब हम बात करें हमारे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि राइट टू रिलीजन है, आप जो धर्म चाहे वो अपना सकते हैं, आपको अपनी अंतरात्मा की आजादी है। मेरी कॉन्साइंस कह रही है कि मुझे ये फॉलो करना है, आप कर सकते हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को जो है सपोर्ट नहीं किया जाता, और ये मुख्य कारण है कि रिलीजियस को एग्जिस्टेंस बन रही है, सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, सब लोग एक साथ उठ रहे हैं, ठीक। किसी भी धर्म को जो है प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। अगर दी गई होती, सो यही डाइवर्सिटी क्या करती, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, सारे धर्म बराबर हैं और सबको सम्मान सहयोग मिलेगा। फिर बात आती है कंपोजिट कल्चर की। इंडिया के अंदर एक कंपोजिट कल्चर है। कंपोजिट कल्चर किस तरीके से, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मुझे ये बताइए कि महादेव कहाँ वास करते हैं, कैलाश पे, ठीक है। और उनके जो पुत्र हैं गणेश जी, उनकी पूजा कहाँ होती है, महाराष्ट्र के अंदर, राइट। कार्तिकेय जी जो हैं उनकी पूजा कहाँ होती है, साउथ के अंदर, ओके। और अगर हम बात करें माँ पार्वती की, देवी की पूजा सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में आपको देवी की सबसे ज्यादा पूजा करते हुए लोग मिलेंगे। सो है तो एक परिवार के हिस्से ही, पर है कहाँ, चारों कोनों में। सो ये कंपोजिट कल्चर का पार्ट है कि नहीं, बिल्कुल है ना। और इसी के साथ देखोगे हिंदुस्तानी कल्चर एक अलग डेवलप हो गया। इंडिया के अंदर कितने भी धर्म के लोग रहते हो, अगर गुजरात की बात करें तो वो फूड हैबिट्स उनकी सिमिलर देखने के लिए मिलेंगे, राइट। नेपाल के हिंदू की और हिंदुस्तान के हिंदू की, दैट इज गुजरात के हिंदू की, आपको फूड हैबिट सिमिलर नहीं मिलेंगी। इन द सेम वे अगर अरब नेशन के अंदर कोई मुसलमान रह रहा है और कोई गुजरात के अंदर मुसलमान रह रहा है, दोनों की फूड हैबिट्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। सो एक कंपोजिट कल्चर है कि नहीं। दूसरी चीज इंडियन कल्चर, हम क्या करते हैं, हमने आजादी पाई, सो वो आजादी के अंदर तो सब लोग साथ में थे कि नहीं थे। उसी के साथ दूसरी चीज देखेंगे आप, सो हम यहाँ पे 15 अगस्त सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। सो एक कंपोजिट कल्चर बना हुआ है जिसके अंदर सब लोग जो है बराबरी में अपनी भागीदारी देते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एंड मूवीज। इंडिया जीतेगा, ठीक है, माही मार रहा है, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी यूजुअली। ये क्या है कि ये एक कंपोजिट कल्चर का पार्ट बन जाती है कि इंडिया जीतना चाहिए साहब, हमें वो चाहिए। मूवीज के अंदर, थिएटर के अंदर सब लोगों की फैन फॉलोइंग है, वहां पे हम ना धर्म देखते हैं ना जाति देखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको एक बेटर अलग तरीके से ले जाती है, यूनिटी की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट कम्स फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। महाकुंभ की बात कर लें तो वहाँ यूपी वाला भी आएगा, वहाँ साउथ इंडिया वाला भी आएगा, वहाँ राजस्थान गुजरात वाला भी आएगा, वहाँ बंगाल वाला भी आएगा। तो सब लोग उस जगह जब इकट्ठा होंगे तो ये क्या यूनिटी का एक प्रमाण नहीं है, महाकुंभ अपने आप में। सो ये भी तो यूनिटी का प्रमाण है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आपको समझ आया होगा कि कितने तरीके की हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, और उसी के साथ साथ आपको ये भी समझ आया होगा कि यूनाइटिंग फीचर्स आखिरकार हैं क्या। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।